हेलो फ्रेंड्स, स्टेनो राइटर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन 140 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। देश भर के किसानों ने जिस सवाल पर आंदोलन खड़ा किया, उनका और उद्योग लगाने वाले लोगों का ध्यान इस बिल की ओर है, जिसे पास करके हम कानून बनाने जा रहे हैं। हम ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों वर्ष पुराने अतीत को अगर हम देखें तो जमीन का सवाल बड़ा संवेदनशील और गंभीर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पहले जमीन को उपजाऊ बनाकर आने वाली पीढ़ी को दिया। उस जमीन का विगत दिनों में जिस तरह से कौड़ियों के भाव पर अधिग्रहण किया गया, उससे देश के लोग, खासकर किसान, आंदोलित हो गए हैं। कोलकाता से इस आंदोलन की आग समूचे देश में फैल गई। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भुक्तभोगी रहे हैं। देश भर में किसानों की जमीन, जो खेती की जमीन है, जो उनकी जीविका का मूल आधार हुआ करती थी, जिस तरह से प्राइवेट लोगों द्वारा कंपनी बनाकर लूटा गया, उससे सारा देश गर्म हो गया। इसे लेकर किसानों ने सभी जगह आंदोलन किया कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज भी जहां इस तरह की बात होती है तो जान भले ही चली जाए, जमीन नहीं जाने दी जाती। इन्हीं सारे सवालों का समाधान करने के लिए सरकार ने सब दलों की मीटिंग बुलाई। उसमें राय बनी कि किसान सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए। देश की सारी जमीन का वर्गीकरण होना चाहिए। किसान सीधे निवेशकों से बातचीत करें। सरकार तब बीच में आए जब किसान और उद्योगपति के बीच एग्रीमेंट हो जाए, और फिर कोई बड़ा व्यक्ति दखल देकर के विशेष जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश करे। इस बात पर सबकी राय बनी कि सरकार को अलग रहना चाहिए और इसके अलावा किसानों को पैकेज मिलना चाहिए। जब उसकी ज़मीन जाती है तो उसे मार्केट रेट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो उद्योग वहाँ लगें उसमें भी उसका शेयर रहना चाहिए और उसके बच्चों को नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए। यह राय सब की थी और यह जो बिल हम बना रहे हैं, इसमें सभी किसानों और सभी लोगों की संतुष्टि होगी और सब कहेंगे कि संसद ने और लोकसभा ने हमारे साथ इंसाफ किया है। लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, ज़मीन हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ज़मीन के टुकड़े हो गए हैं और यह सवाल केवल बिहार का नहीं है, क्योंकि यह बिल और नीति जो बन रही है, इस पर हमें सोचना चाहिए कि इसमें सरकार बीच में नहीं आए। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ कहाँ कोई उद्योग धंधा खोलने आ रहा है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री कोलकाता से लेकर मुंबई और कानपुर में बंद हैं और जिन उद्योगों को निवेश करने की हमने इजाज़त दी है, उनके लिए भी हमें ज़मीन का इंतज़ाम करना होगा। उनके गोदामों के लिए ज़मीन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुंबई में जाकर आप देखें कि मुख्य शहर में बहुत सारी पुरानी फैक्ट्रियों की हालत आज ख़राब है। कोलकाता और कानपुर में भी बीमार उद्योग हैं। ऐसे बीमार उद्योगों के लिए भी आपको प्रावधान करना चाहिए और उनका उद्धार करके लोगों को देना चाहिए। इसके साथ ही साथ किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। किसान की ज़मीन उसके लिए सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसका अपना जीवन होता है। किसान के जमीन से वंचित हो जाने से पूरा परिवार बेहाल हो जाता है। औद्योगिक विकास देश हित में जरूरी है, लेकिन कृषि योग्य जमीन को बर्बाद करके उद्योग लगाना ठीक नहीं है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है, लेकिन यह विकल्प इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि केंद्रीयकरण
और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त कर सके। राष्ट्र के सरकारी क्षेत्र में काम करके भी हम उद्योग से इतना लाभ एवं परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं जितने हमें प्राप्त करने चाहिए थे। सरकारी क्षेत्र की दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से कुशल मजदूरों का अभाव है। इसके अलावा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिक भावना की भी कमी है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अपने काम करवाने के लिए लोगों को घूस देनी पड़ती है, तभी उनका कोई काम हो पाता है, अन्यथा लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। इसको दूर करने के लिए कुशल प्रबंधन तथा लोगों को नैतिक बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार से लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जा सके। महोदय, यद्यपि यह विधेयक देखने में छोटा है, लेकिन अपने आप में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्यों और कारणों में इसका विवरण दिया है कि जितने भी हमारे केंद्रीय नियम बनते हैं अथवा आदेश जारी होते हैं, जिन जिन राज्यों में जिन जिन भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, उन सभी का अनुवाद राज्य की भाषाओं में किया जाए। इन सब बातों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि वे सभी राज्य अपनी अपनी राजभाषा के लिए अपने हिसाब से नियम तैयार कर सकते हैं। वे सभी राज्य के लोगों के लिए काम में लाए जा सकते हैं और उन सभी के माध्यम से केंद्र के जो भी आदेश होते हैं उनको लागू किया जा सकता है। महोदय, नगर निगम को जिस आशा और विश्वास के साथ बनाया गया था, उसे निगम की दलगत राजनीति ने सफल होने का अवसर नहीं दिया है। जिस दल का प्रभाव रहा है वह अपने ही तरीके के उपाय लगाकर नागरिकों को परेशान करता रहा है। इस मामले में कहाँ तक किसे दोष दिया जाए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अनेक बार उद्घाटनों में हमने नगर निगम के नेताओं के भाषण और प्रवचन सुने हैं। उन सभी को देखने से ऐसा लगता है कि न तो दिल्ली में अब अस्पतालों की कमी रहेगी और न पानी और बिजली की कमी रहेगी। अब भी जिस तेजी के साथ दिल्ली का चारों तरफ से विस्तार हो रहा है, उसके बाद से लोगों को सुविधाएं बहुत कम मात्रा में मिल पा रही हैं और कहीं कहीं तो नागरिक अपने बलबूते पर ही सारे काम कर रहे हैं। नगर निगम ने अपने बजट में पानी व बिजली का वर्तमान मूल्य बढ़ाने पर बल दिया है। निगम के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने धार्मिक स्थानों पर पानी देने की सुविधा वापस लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने जो इस संबंध में तर्क दिया है वह बड़ा ही महत्व रखता है। उनका कहना है कि जब धार्मिक स्थल बिजली का बिल दे सकते हैं तो उन्हें पानी का बिल भी देना चाहिए। उनको इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका संचालन निजी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको उनके पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन अब वे लोग उसका उपयोग अपने अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं। नगर निगम को यह भी पता नहीं है कि ऐसी भी संस्थाएं हैं जो संपत्ति कर चुकाती हैं। इस तरह से अनेक स्थानों पर निगम की आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है। उस दिशा में नगर निगम ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। निगम की अब भी ऐसी अनेक संपत्तियां हैं जिन पर दूसरों के कब्जे हैं। बहुत सी जगहों पर गलत तरीके से निर्माण भी कर लिया गया है, लेकिन निगम को उनकी देखभाल करने के लिए समय नहीं है। निगम में इस समय जिस ढंग से नौकरशाही का नियंत्रण है, उसे देखते हुए लगता है कि नगर निगम में कोई भी दल सत्ता में आए उससे आम नागरिक को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आखिर लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? आखिर लोगों को सुविधाएं क्यों न मिलें? उन सभी सुविधाओं के वे लोग अधिकारी हैं जो निगम को कर चुकाते हैं। मेरे विचार में इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए और सब सदस्यों की राय ली जाए कि ऐसी स्थिति में
लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए ताकि उनको सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सभी बातों को गंभीरता के साथ देखा जाए। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।